नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस सीरीज के इस लेक्चर में। और आज से हम लोग साइंस की शुरुआत कर रहे हैं और साइंस में हम लोग आज से देखेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला टॉपिक होगा मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम, बिहार एसआई अर्थात बिहार दरोगा और साथ ही जो बीएसएससी सीजीएल के तहत एएसओ का वैकेंसी आया है, उनको ध्यान में रख के ये वीडियो सीरीज बनाया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज की सबसे खास विशेषता है कि इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ही लिया गया है और एक टॉपिक से 40 एमसीक्यू जो आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से देखने को मिलेगा, इस वीडियो लेक्चर के अंत में होगा। जब आप पूरा वीडियो लेक्चर समझ जाएंगे, उसी से रिलेटेड आपको 40 एमसीक्यू भी रहेगा, तो इसे ज़रूर लगाएंगे आप लोग। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका हेडिंग है, मात्रक क्या होता है और मापन क्या है। तो दोस्तों, सब इसको जानने से पहले हम एक छोटी सी बात जानें कि हम लोग बोलते हैं कि मास अर्थात द्रव्यमान या मास, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान या मास बोलते हैं। ये कितना होता है, कोई भी एक डेटा ले सकते हैं। हम लेते हैं 25 केजी। दोस्तों, यहाँ जो 3 वर्ड यूज हुआ है, सबसे पहले यहाँ जो यूज हुआ है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, तो ये भौतिक राशि है। भौतिक राशि है अर्थात भौतिक राशि, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है ये 25। ये 25 क्या है, तो ये मेजरमेंट है। अर्थात कितना बार 1 केजी आया है, तो 25 बार आया, इसीलिए 25 लिखे हैं, तो ये मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट हुआ, इसे ध्यान रखेंगे, मेजरमेंट है ये। और केजी, ये केजी जो आया है, ये केजी किस बात को दिखाता है, ये यूनिट है। दोस्तों, इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में सब कुछ समझ सकते हैं कि मात्रक, मापन, ये सभी क्या है। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो भौतिक राशि की तुलना उसके निर्धारित मानक मात्रा से करना ही मापन कहलाता है। अर्थात मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ ए चूजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अर्थात किसी भी चीज़ को मापते हैं तो वो क्या होता है, उसका मापन होता है, अर्थात मेजरमेंट होता है, उसकी तुलना जब करते हैं। अब बात आती है कि मापन तो हो गया, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट बहुत तरह से हो सकता है। सबसे पहले मापन किस किस चीज़ का होगा, तो लेंथ का मापन कर सकते हैं। किस चीज़ से लेंथ का मापन कर सकते हैं, मीटर स्केल से। फिर यदि समय का मापन करना हो तो क्लॉक घड़ी से कर सकते हैं। मास का मापन करना हो तो मास का किससे कर सकते हैं, तराजू से कर सकते हैं। तो ये सभी जो मापन का तरीका है, तो ये मेजरमेंट हो गया। और इस चीज़ को क्या करेंगे, किसी मात्रक से इसे दिखाते हैं। और मात्रक क्या होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेंथ का मात्रक जो है मीटर होगा, जिसे एम से डिनोट करेंगे। इसके बाद मास का जो होगा या तो ग्राम होगा या केजी होगा, ग्राम होगा या केजी होगा। ठीक उसी तरह से समय, टाइम का क्या होगा मात्रक, तो टाइम का मात्रक जो है आपको सेकेंड होगा या घंटा होगा, आवर होगा। तो ये सभी जो है ये मात्रक और मेजरमेंट है। दोस्तों, इसी तरह से बात करें कि भौतिक राशि क्या होता है, तो वे राशियां जिन्हें संख्या और मापन से व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसे एक्सप्रेस करेंगे किसे, तो ध्यान रखेंगे, जिसे नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, नंबर, और नंबर के साथ साथ नंबर एंड मेजर्ड, ध्यान रखेंगे, एंड मेजर्ड। अर्थात संख्या और मापन, इस दोनों वर्ड को याद रखेंगे। संख्या से मापन करेंगे, संख्या और मापन, इन दोनों का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं इसका, तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, फोर्स होगा इसका एग्जाम्पल, साथ ही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर होगा। तो ये सभी इसका क्या है, भौतिक राशि है। ये भौतिक राशि है। चाहे हम फोर्स की बात करें तो जैसे कि 5 न्यूटन, डिस्टेंस की बात करें तो 5 किलोमीटर, टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, 5 केल्विन। तो ये सभी क्या हो गया, तो ये राशि है जिनकी संख्या के साथ साथ मापन करते हैं और इसमें यूनिट भी होता है। तो भौतिक राशि याद रखेंगे क्या होता है, जिनका हम संख्या और मापन, संख्या के रूप में मापन कर सकते हैं। एक्सप्रेस बाय नंबर एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आइए बात करते हैं भौतिक राशि के प्रकार की। तो इसे देखेंगे, भौतिक राशि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मापन के और मात्रक के आधार पे भी एक प्रकार है और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, तीसरा है पूरक राशि।
अर्थात मूल राशि अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटीज, और यह है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सदिश राशि, वेक्टर, अदिश राशि, स्केलर। तो दोस्तों इस तरह से भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो बारी बारी से जितने भी मापन और मात्रक के आधार पे है, दिशा और परिणाम के आधार पे बारी बारी सबको देखते हैं। बात करें मूल राशि का, तो मूल राशि क्या होता है? तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, अर्थात दैट आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो अर्थात इंडिपेंडेंट हो। दोस्तों हम हिंदी में लिखते चलेंगे और इंग्लिश में बोलते चलेंगे, इसके साथ आप दोनों मीडियम को का कवर हो जाएगा। तो जो राशि स्वतंत्र हो और किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं हो, और किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, राशि पर निर्भर ना हो, ये क्या कहलाएगा? मूल राशियां कहलाएगा। तो मूल राशि इसका एग्जाम्पल भी है, यस एग्जाम्पल है। क्या क्या होगा मूल राशि में एग्जाम्पल? द्रव्यमान, इसका पहला एग्जाम्पल है। लंबाई, ये मूल राशि है लंबाई। इसके साथ ही समय, ताप, विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा के साथ ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी जो है मूल राशियां हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो ऐसी राशियां जो इंडिपेंडेंट हो और नॉट डिराइव्ड, दूसरे जगह से बनाया नहीं गया हो, इसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। और ये सभी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी हो जाएगा मूल राशि, क्योंकि इसे किसी और दूसरे जगह से नहीं बनाया गया है, ये इंडिपेंडेंट है। अब बात करें व्युत्पन्न राशियां अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा? तो ऐसी राशियां जो किसी दूसरे राशि पर डिपेंडेंट हो, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर हो। इसे ध्यान रखेंगे, किसे बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होते, इस बात को ध्यान रखेंगे। मूल राशियों पर निर्भर हो, जो मूल राशियों पर निर्भर हो, अर्थात इसे इंग्लिश में कहेंगे डिपेंड ऑन फंडामेंटल वंस एंड डिराइव्ड फ्रॉम देम, तो ये क्या कहलाएगा? ये सभी व्युत्पन्न कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या क्या, जैसे कि एरिया हो गया अर्थात क्षेत्रफल। दोस्तों हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई और चौड़ाई से मिलकर क्षेत्रफल बनता है, इसीलिए व्युत्पन्न हो गया। जैसे कि आयतन होता है, आयतन के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों के सहयोग से बनता है, इसीलिए डिराइव्ड फॉर्म हो गया, व्युत्पन्न राशियां हो गया। जैसे घनत्व होता है, घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है? आप लोगों को याद होगा, घनत्व होता है द्रव्यमान भागा आयतन, अर्थात इंग्लिश में इसे बोलेंगे द्रव्यमान को मास और आयतन को वॉल्यूम। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ये सभी राशियां जो है किसी दूसरे से बना है, इसीलिए ये सभी व्युत्पन्न राशियां हो गई। तो व्युत्पन्न राशि क्या याद रखेंगे? जो दूसरे राशियों से पर निर्भर हो, दूसरे से मिलकर बनता हो। अब बात आती है पूरक राशि की। तो पूरक राशि क्या होता है? तो पूरक राशि वे राशि है जो ना तो मूल है और ना ही व्युत्पन्न है, अर्थात इसके अतिरिक्त है, अर्थात एडिशनल बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ये फंडामेंटल से भी अलग है और डिराइव्ड से भी अलग है। तो इसे ध्यान रखेंगे। मूल और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त है ये, के अतिरिक्त जो भी राशि होगा उसे क्या बोलेंगे? पूरक, समपूरक या पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह है समतल कोण होगा, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे। और दूसरा होता है ठोस कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो ये सभी जो है पूरक राशियां हैं। दोस्तों अब हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, सभी का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। एक सेकेंड,
दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़े मूल राशि। मूल राशि का एग्जाम्पल क्या क्या है? लेंथ, टाइम, मास, ये सब जो लंबाई है, लंबाई के साथ साथ द्रव्यमान है, समय है, ये मूल राशि हो गया। इसके बाद हम लोग देखे थे व्युत्पन्न राशि, जिसमें क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन होगा, क्षेत्रफल, आयतन, बल और वेग, ये सभी हो गया व्युत्पन्न राशि। बल और वेग ये सभी व्युत्पन्न राशि हो गया। और तीसरा क्या देखे थे? पूरक राशि, सप्लीमेंट्री राशि, इसमें समतल कोण और घन कोण हो गया। दोस्तों देखते हैं आगे, भौतिक राशियों के प्रकार और दिशा के आधार पर परिणाम। अर्थात भौतिक राशि जो होगा, भौतिक राशि को किस आधार पर बांटना है? तो दिशा और परिमाण के आधार पर। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अर्थात इसके भी दो टाइप है। तो कुछ राशि इसे दो टाइप में बांटते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। दोस्तों ध्यान से देखते चलेंगे। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश और वेक्टर को बोलते हैं हिंदी में सदिश। दोस्तों इसके वर्ड से ही पता है, जिसमें अदिश अर्थात दिशा न हो तो वो क्या हो गया? स्केलर। और जिसमें सदिश दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, चाहे वो कोई भी टर्म हो, 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 5 ये सब जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, ये सब में होगा। लेकिन दिशा सब में नहीं होगा, दिशा केवल सदिश वेक्टर वाले में होगा। दोस्तों इसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले कौन सी राशि थी? अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होता है? तो क्वांटिटी दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, ध्यान रखेंगे, परिमाण होता है। और दिशा जो है, दिशा इसे दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, इसे ध्यान रखेंगे। परिमाण होता है, दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? अदिश। तो एग्जाम्पल होगा जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। इसका एग्जाम्पल है मास, लेंथ, मास के बाद लेंथ, टाइम, डेंसिटी, एनर्जी अर्थात इसे हिंदी में बोल देते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, घनत्व, ऊर्जा। ये सभी जो है दोस्तों ये अदिश राशियां हैं। बात करें सदिश राशियां की, तो सदिश राशि किसे बोलेंगे? तो वे राशियां जिसमें क्या क्या हो? परिमाण और दिशा दोनों हो। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा इसमें? परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। परिमाण तो होगा ही और दिशा भी होगा, अर्थात सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन क्या हुआ? किसी जो एक निश्चित दिशा की ओर तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें एक निश्चित दिशा हो गया। अब इसी से बनता है वेलोसिटी अर्थात इसे हिंदी में वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। वेग इसी से बनता है, अर्थात निश्चित दिशा में तय की गई, एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेलोसिटी अर्थात वेग कहते हैं। अब होता है, इसी से बनता है एक्सेलरेशन, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर, वेग से ही बना, विस्थापन से बना वेग से बना एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसी से बनता है फोर्स अर्थात एम और ए। यहाँ ए आ गया, ए जो खुद क्या है? एक्सेलरेशन खुद सदिश राशि है। अब मोमेंटम होगा, संवेग होगा, सभी इसी से बनेगा। इसीलिए सभी सदिश राशियां हैं, क्योंकि इसमें दिशा और वेग दोनों है। देखते हैं आगे। अगला है दोस्तों भौतिक राशियों का मापन। बात करें भौतिक राशि के मापन के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो भौतिक राशि के मापन के लिए मुख्यतः दो चीज़ की जरूरत होगी आपको। एक मानक मात्रक की जरूरत होगी, इसे ध्यान रखेंगे, मानक मात्रक की जरूरत होगी। और दूसरा किस चीज की जरूरत होगी? तो संख्यात्मक मान की जरूरत होगी। संख्यात्मक मान दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जरूर ये भी जान लीजिए। ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये। और संख्यात्मक मान क्या होता है? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। न्यूमेरिकल वैल्यू है
तो सबसे पहले मानक मात्रक होता क्या है? तो प्राचीन समय में इसके लिए हम लोग लंबाई के लिए उंगली से चौड़ाई मापते थे, उसे हम लोग कदम से पैर से माप लेते थे, ये सभी होता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो मानक मात्रक है, लंबाई का मानक मात्रक मीटर में यूज करते हैं हम लोग, मीटर। इसके बाद समय के लिए सेकेंड में यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए किग्रा यूज करते हैं। तो ये सभी मानक मात्रक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और संख्यात्मक मान क्या होता है? तो किसी भी मानक मात्रक के साथ जो लगता है वो संख्यात्मक मान होता है, जैसे कि 20 kg, 5 किलोमीटर, ये सभी 20 और जो 5 जो है ये संख्यात्मक मान है, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्तों। तो यदि मानक मात्रक की बात की जाए तो इससे प्रश्न बना है परीक्षाओं में, मानक मात्रक किसे बोलेंगे? तो इसे ध्यान रखेंगे, आपको एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे वहां भी इसका यूज होगा। तो ऐसा मात्रक जो पूर्णतः परिभाषित हो, ध्यान रखेंगे पहला टर्म परिभाषित होना चाहिए, उन्हें उनकी परिभाषा पूर्णतः आनी चाहिए। परिभाषित के साथ साथ सरल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो, सरल होना चाहिए, पुनः प्राप्त किया जा सके जिसे, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों कि जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित को वेल डिफाइंड बोल सकते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ। और सरल को बोल सकते हैं सिंपल होना चाहिए, पुनः प्राप्त करने को बोल सकते हैं रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, अर्थात पुनः प्राप्त किया जा सके, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये सभी क्या हो जाएगा? मानक मात्रक होगा। बात करें मानक मात्रक, जो हम लोग अभी देख लिए हैं वही चीज़ था, फिर से एक बार रिपीट कर ले, रिवाइज कर ले, क्या क्या होना चाहिए मानक मात्रा। इस बार इंग्लिश में देख लेते हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म सिंपल होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, अर्थात पुनः प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। और चौथा है दोस्तों इसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दोस्तों ये सभी जो है मानक मात्रक के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है संख्यात्मक मान क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि हम बोले 500 kg, तो ये क्या दिखाता है? 500 kg, यदि किसी चीज़ का वजन है 500 kg, तो ये 500 जो है ये किस चीज़ को दिखाता है? तो संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है। दोस्तों ये छोटा छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इससे जो एमसीक्यू बनेगा ये आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न हो सकता है, ये आपके कॉन्सेप्ट को भी इन्हांस करेगा, इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखते चले। बात आती है मात्रकों के वर्गीकरण की। तो मात्रक का वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं? तो देखिएगा, वो मात्रक अर्थात यूनिट क्या क्या हो सकता है? यदि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का था, क्या क्या था? पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, दूसरा क्या था? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था, तीसरा क्या था? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था। तो क्या दोस्तों वह जो 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी तो 3 तरह का होगा। वहीं से आया है मात्रकों का वर्गीकरण, अर्थात इसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो मात्रक होगा ये होगा फंडामेंटल यूनिट, ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल यूनिट अर्थात मूल मात्रक, ये मूल मात्रक होगा। दूसरा डिराइव्ड अर्थात व्युत्पन्न, डिराइव यूनिट अर्थात व्युत्पन्न मात्रक होगा। और तीसरा क्या है? तीसरा जो है सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं? पूरक, ये क्या होगा? पूरक मात्रक होगा। ये 3 तरह का मात्रक होगा, ध्यान रखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 3 तरह के मात्रकों का वर्गीकरण है, राशि से ही मात्रक बना है। अब दोस्तों बात करें सबसे पहला जो है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होगा? जिस तरह से मूल राशि वह राशि है जो किसी दूसरे की सहायता के बिना अर्थात इंडिपेंडेंट है, ठीक उसी तरह से मूल मात्रक जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। क्या है? ये पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक होते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये याद रखेंगे, ये स्वतंत्र होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में मूल मात्रक के एग्जाम्पल मूल राशियों का जो मात्रक होगा, चाहे वो मीटर हो, मीटर की बात करें, या फिर सेकेंड की बात करें, केल्विन की बात करें, कैंडेला की बात करें,
कैंडला के साथ एम्पियर की बात करें, मोल की बात करें, ये सभी जो है, ये सभी के सभी जो है मूल मात्रक है, अर्थात ये किसी दूसरे की सहायता से नहीं बन करके सेल्फ बना है, इसीलिए इसे मूल मात्रक बोलते हैं। बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये इसका क्या क्वालिटी है, गुण है, तो ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, तो मूल मात्रक की सहायता से, ध्यान रखेंगे, इसे आप नोट बनाते चलेंगे, मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे कैसे बनाया जाता है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रकों की सहायता से इसे प्राप्त किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो इसमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। तो दो लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया, लंबाई चौड़ाई के मेल से मिल करके क्षेत्रफल बना, इसीलिए व्युत्पन्न है। और ये होता क्या है, इसका जो यूनिट होता है तो मीटर स्क्वायर हो गया, या वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर बोलते हैं। या यदि हम लोग वॉल्यूम का ले यूनिट, तो वॉल्यूम हो जाएगा घन मीटर, अर्थात क्यूब मीटर हो जाएगा, घन मीटर होगा, घन मीटर हो गया। इसके बाद यदि चाल का यूनिट देखें तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ये सभी के सभी जो है व्युत्पन्न है, अर्थात किसी दूसरे से लिया गया है। बात करें पूरक मात्रक की, दोस्तों इस टॉपिक में यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। इसे बहुत अच्छे से समझने के बाद अगला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आएगा। बात आती है सप्लीमेंट्री यूनिट की, पूरक मात्रक की। तो पूरक मात्रक क्या होता है, जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न है, उसे पूरक। और टोटल दो पूरक मात्रक है। पहला है समतल कोण, दोस्तों पहला है समतल कोण, इसे इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं। और दूसरा है घन कोण, घन कोण जिसे इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये तो हो गया राशि। और इन राशियों के जो मात्रक है, अर्थात समतल कोण के जो मात्रक है रेडियन, समतल कोण के मात्रक रेडियन है, जिसे आप लोग RAD शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और घन कोण के जो मात्रक है उसे स्टेरेडियन, ध्यान रखेंगे क्या है, स्टेरेडियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग SR लिख सकते हैं। तो ये है पूरक मात्रक। दोस्तों मात्रकों की प्रणाली की बात की जाए तो मात्रक की प्रणाली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा, किन के द्वारा, तो फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, तो एक पद्धति बनाई गई थी जिसे मीटरी पद्धति बोलते हैं। मीटरी पद्धति बनाई गई थी, मीटरी पद्धति बनाई गई थी। और आजकल उस समय बनाया गया था मीटरी पद्धति। तो पूछा जाएगा प्रश्न आपसे, मीटरी पद्धति किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखेंगे फ्रांसीसी के द्वारा। कब बनाया गया, तो 1790 में बनाया गया। दोस्तों आजकल मुख्य रूप से कितने तरह की प्रणालियां हैं, अर्थात सिस्टम यूज हो रहा है, तो टोटल 4 तरह की। तो nowadays मेनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यूज, 4 तरह का यूनिट का यूज हो रहा है। 4 तरह के यूनिट एक बार हम लोग देख ले क्या क्या है। तो सबसे पहले जो 4 तरह में सबसे पहला जो होगा CGS सिस्टम होगा। दूसरा दूसरा जो है FPS सिस्टम है। तीसरा क्या है, MKS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम है। और चौथा जो है SI सिस्टम है। दोस्तों इसको हम लोग डिटेल से बारी बारी से देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले CGS सिस्टम की बात करें। CGS, तो CGS क्या है, इसके नाम में ही सारा इसका जो सिस्टम है इसे दिया हुआ है। C अर्थात C से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C से सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस चीज को सेंटीमीटर में, तो लंबाई को जब सेंटीमीटर में। जी से क्या हो गया दोस्तों, तो ग्राम। ग्राम में किसको, तो द्रव्यमान को जब ग्राम में। और S से सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, तो समय का। और समय को सेकंड में। दोस्तों ऐसे कहेंगे, जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को CGS सिस्टम कहते हैं। दोस्तों इस सिस्टम में एक दो और पॉइंट याद रखेंगे। बल को क्या, बल का अर्थात फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। और दोस्तों कार्य का मात्रक अर्ग होता है। इस सिस्टम में कार्य अर्थात वर्क का जो यूनिट होता है वो होता अर्ग। ये दो याद रखेंगे साथ साथ। देखते हैं अगला सिस्टम। अगला सिस्टम जो है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं FPS। इसके नाम में ही स्पष्ट है, अर्थात जब लंबाई को फुट में, मास को
पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापेंगे। किसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, फुट में, किसको, लंबाई को, और द्रव्यमान को किसमें दोस्तों, तो पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापेंगे। तो ऐसे सिस्टम को एफपीएस सिस्टम कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें बल का जो बल बार बार पूछा जाता है, बल का एफपीएस सिस्टम में बल को क्या कहते हैं, तो बल को एफपीएस सिस्टम में पाउंड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पाउंड फोर्स बोलते हैं दोस्तों। अगला जो सिस्टम है वो अगला है मीटर किलोग्राम सेकेंड अर्थात MKS। इसके नाम में स्पष्ट है, जब लंबाई को मीटर में और के अर्थात द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे, तो ऐसे सिस्टम को MKS सिस्टम कहते हैं। ये MKS सिस्टम है, और इस MKS सिस्टम में बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ध्यान रखेंगे। और कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा MKS सिस्टम में। अब अगला सिस्टम है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अर्थात SI सिस्टम। दोस्तों यही SI सिस्टम विश्व भर में प्रयुक्त हो रहा है। दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सिस्टम है ये, और यदि बात की जाए तो ये इंटरनेशनली तो एक्सेप्टेड है ही, साथ ही ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रक 7 है और 2 पूरक मात्रक है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट 7 है, 2 पूरक मात्रक है, और सब मिलाकर के 9 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल मात्रक जो है वो कौन कौन सा मूल मात्रक है, और इससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो 7 मूल मात्रक को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग लिख लेते हैं इसे मीटर का मात्रक क्या होगा, लंबाई। मीटर किसका मात्रक है, यूनिट है, लंबाई का पहला हो गया, दूसरा किलोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं दोस्त केजी, ये द्रव्यमान का हो गया। उसके बाद सेकेंड किसका है दोस्तों, समय का है, ये मूल मात्रक है दोस्तों। केल्विन अर्थात शॉर्ट फॉर्म में के होता है, केल्विन किसका है, तो तापमान का केल्विन हो गया। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला अर्थात जिसे शॉर्ट फॉर्म में CD बोलते हैं, ये किसका है, ज्योति तीव्रता का। दोस्तों आगे आपके नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम समझाए हैं कि 1 मीटर क्या होता है, 1 kg, 1 सेकेंड, 1 कैंडेला, इसीलिए वहां तक जरूर देखें। ये हो गया ज्योति तीव्रता का मात्रक। दोस्तों इसे एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देंगे, देखते चलिए। ये ज्योति तीव्रता का जो मूल SI मात्रक फंडामेंटल यूनिट है, ये है कैंडेला। अब एक बच जाता है, टोटल कितना हुआ, अभी 5 हुआ, 2 और बचा है। एक है विद्युत धारा का दोस्तों, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा, इसे A में डिनोट करते हैं। और 7वां जो हो जाता है, 7वां है पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट होता है ये है मोल, इसे MOL लिखते हैं या मोल लिखते हैं दोस्तों। ये टोटल 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है। अब इसे इंग्लिश में एक बार देख ले, लेंथ, ये लंबाई को लेंथ, ये मीटर हो गया, द्रव्यमान मास केजी हो गया, समय टाइम सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन में, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी ये होगा कैंडेला, इसके बाद हो जाएगा विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये सभी मूल मात्रक है दोस्तों। बात आती है पूरक मात्रक की, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं पूरक मात्रक 2 ही होते हैं। कौन कौन सा पूरक मात्रक होता है दोस्तों, तो एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। किसका कौन है, तो इसे ध्यान रखें, स्टेरेडियन दोस्तों। एक है ठोस कोण का, एक है घन कोण का, ये है एक समतल कोण का, ये समतल कोण का है, और ये किसका है, घन कोण का दोस्तों। एक 2D होता है, ये 2D है, और ये 3D है, इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे। अब है दोस्तों कुछ परिभाषा है जो हम आपको बता रहे थे, आगे समझाएंगे। तो मूल मात्रक की परिभाषाएं, 1 मीटर किसे कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। प्रकाश जो निर्वात में जब चलेगा, अर्थात प्रकाश जब डिस्टेंस तय करेगा वैक्यूम में, तो 29,97,92,458 भाग, अर्थात लगभग इसे आप मान लेंगे 1 को 30 करोड़ से भागा दीजिए, और जो आएगा आंसर में भागफल में
उतना जो समय होगा 1 सेकेंड का, और उतना समय में जो प्रकाश तय करेगा दूरी, उसे ही 1 मीटर कहेंगे। आसान है। अर्थात प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड में 1 सेकेंड के 2.97 करोड़ 29.97 करोड़ भाग में तय किया गया दूरी ही 1 मीटर कहलाता है। दोस्तों 1 किलोग्राम किसे कहेंगे, कैसे मान लेंगे कि यही 1 किलोग्राम है? तो कार्बन 12 के 5.0188 गुना 10⁻25 परमाणु के दरमान, जो परमाणु द्रव्यमान है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान किसका? तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। इसके भार के बराबर, इसके द्रव्यमान के बराबर जो होगा, कार्बन 12 के द्रव्यमान के बराबर जो होगा, उसे ही 1 केजी बोलेंगे। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों यदि पूछा जाए आपसे सेकेंड क्या है सॉरी पूछा जाए आपसे सेकेंड, तो सीजियम 133 का परमाणु, अर्थात परमाणु घड़ी, आप जो डिजिटल घड़ी पहनते हैं उसमें सीजियम 133 का प्रयोग होता है। उसका जो परमाणु है, परमाणु घड़ी में जितने, ये जो दोस्तों 9 अरब 19 लाख अर्थात समथिंग जो कंपन करेगा वह 1 सेकेंड होगा। ये इतना बार जो कंपन करेगा वही 1 सेकेंड है दोस्तों, ठीक है। 9 अरब 19 करोड़ है समथिंग, इतना बार कंपन करेगा और वही एक कंपन जो है 1 सेकेंड कहलाता है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे ये किस तरह के घड़ी की बात हो रही है, सीजियम घड़ी की, और सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में यूज होता है। 1 एम्पियर किसे बोलेंगे? तो जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत बिंदु अनंत लंबाई से सीधे समांतर तार में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर जब 2 गुना 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो। आप इसे कह सकते हैं कि इसे आकर्षण बल, अर्थात एक तरह से आप बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल वर्क करता है। तो यही है 1 एम्पियर का। और कैंडला, इसे आप समझ सकते हैं एक मोमबत्ती को जलाने से जितना आपको क्या प्राप्त होगा, तो जितना तीव्रता प्राप्त होगा यही कैंडला है, ठीक है। तो कैंडला किसी दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से ज्योति तीव्रता के बारे में बताता है, ये याद रखेंगे दोस्तों। बात आती केल्विन की, तो गलते हुए बर्फ के क्वथनांक जल के ताप के अंतर का 1/273.16 भाग को ही केल्विन कहते हैं। मोल क्या है? तो किसी पदार्थ में उतने ही अवयव होते हैं जितने की 0.012 किग्रा कार्बन 12 परमाणु में होते हैं, यही मोल है। अर्थात मोल किसी परमाणु के, किसी भी पदार्थ के परमाणु और अणु की संख्या के बारे में बताता है। दोस्तों बात आती है रेडियन क्या है? तो कोई दोस्तों एक वृत्त है और वृत्त का ये चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, एक रेडियन का वह कोण है जो किसी वृत्त पर किसी त्रिज्या के बराबर लंबाई, जितनी लंबाई की ये त्रिज्या है उतनी लंबाई के चाप के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा इसे ही बोलेंगे रेडियन बोलेंगे दोस्तों। और 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 57.3 के लगभग होता है। दोस्तों बात करें स्टेरेडियन क्या होता है, तो आप एक फुटबॉल को इमेजिन करें, उस फुटबॉल में मान लेते हैं यहाँ हवा भरने वाला है, और वहाँ जो वह घन कोण जिसके गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या जो होगी उतने एरिया को आप देख लेंगे, मान लेते हैं कि फुटबॉल भरने की ये हवा है, ये तो 3D होता है फुटबॉल, इसीलिए इसे बना रहे हैं। और इसके द्वारा अंतरित किस पे कोण बन रहा है? ये कोण जब केंद्र पे इसके द्वारा बनाया है वह कोण होगा, वही होगा स्टेरेडियन, उसी को बोलेंगे स्टेरेडियन दोस्तों। यदि लंबाई के दूसरे यूनिट को देखें तो एक होता है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये क्या होता है? तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी होता है खगोलीय यूनिट। अर्थात एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कितना मीटर के बराबर होता है? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। इसे ध्यान रखेंगे, MCQ में भी देखने को मिलेगा। अर्थात लगभग 1.5 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो खगोलीय यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। दोस्तों आगे बात करें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। लाइट ईयर क्या होता है? 1 वर्ष में। अर्थात 1 वर्ष में जो प्रकाश की चाल है ये क्या हुआ? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है।
एक वर्ष में कितना सेकेंड होता है दोस्तों? एक वर्ष में दिन 365, एक दिन में 24 घंटा और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। इन सभी को गुना कर दिए और तब जा करके जो निकला है दोस्तों, यह है प्रकाश वर्ष, अर्थात 9.461 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बात आती है पारसेक की। पारसेक क्या होता है? तो पारसेक वह दूरी है जो खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के एक आर्क के सेकंड के कोण के द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों यदि हम लोग देखें कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं, किसी एक तारे को पृथ्वी पर दो अलग अलग जगहों से जो आर्क बनाया जाएगा और इस आर्क के द्वारा जो दूरी तय होगी खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के एक आर्क सेकंड का कोण बनाने से जो प्राप्त होगा, यही एक पारसेक होगा। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा? 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। अर्थात एक पारसेक जो है 3.26 गुना 9.461 गुना 10⁻15 मीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स या सिंबल की बात करें, ये क्या होता है? इसे मीटर से डिनोट किया जाता है, मीटर के आधार पर। अर्थात एक्सा क्या होता है? एक्सा अर्थात 1 गुना एक्सा मीटर, पीटा मीटर, टेरा मीटर, गीगा मीटर, मेगा मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर। इसे मीटर लगा के बार बार पढ़ेंगे। ये होगा क्या? एक्सा 10⁻18 इतना मीटर के बराबर जब का वैल्यू हो तो इसे एक्सा बोलते हैं। 10⁻15 मीटर का वैल्यू हो तो इसे पीटा बोलते हैं। 10⁻12 हो तो इसे टेरा बोलते हैं। 10⁻9 हो तो इसे गीगा बोलते हैं। 10⁻6 हो तो मेगा, 10⁻3 को किलो, 10⁻2 को हेक्टो और 10⁻1 को डेका बोलेंगे। इसी तरह से डेसीमीटर की बात करें तो ये माइनस का गुणांक है। 10⁻−1 हो तो डेसी होगा, 10⁻−2 हो तो सेंटी होगा, 10⁻−3 हो तो मिली होगा। अर्थात इसे कह सकते हैं एक मीटर को यदि -1 पे क्या होता है? बट्टे में आ जाता है। 1 पे पावर 10⁻1 अर्थात 10, 1/10 को डेसी बोलेंगे। 1/100 मीटर को मीटर लगा देते हैं, सेंटी बोलेंगे। अर्थात इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 10⁻6 को माइक्रो बोलेंगे, 10⁻9 को नैनो बोलेंगे, इतने छोटे को नैनो, और 10⁻12 जितना छोटा है तो इसे पीको बोलेंगे। 10⁻15 को फेम्टो और 10⁻18 को एटो बोलेंगे। दोस्तों कुछ अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अतिरिक्त तथ्य है भौतिक राशि होता क्या है? तो उसमें एक संख्यात्मक, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 5 kg। दोस्तों ये 5 क्या है? तो ये नोमिनिकल वैल्यू है और ये kg क्या है? यूनिट है। यही बात है। पुराने समय में दोस्तों वजन जो होता था, कोई वजन, उसे 24 बराबर भाग में बांटा जाता था और प्रत्येक भाग को पार्श्वभुज कहा जाता था। ये ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल की बात है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ये तथ्य है। दोस्तों भारत में द्रव्यमान के मात्रक के रूप में किसे रखा जाता था? प्राचीन काल की बात हो रही है, रत्ती बोला जाता था। द्रव्यमान अर्थात मास को रत्ती, मासा, तोला, छटांक, सेर, मन इत्यादि प्रयोग होता था। दोस्तों प्राचीन काल में मापन के लिए मानव शरीर के अंग का प्रयोग होता था। इसका विरोध और दुविधा उत्पन्न होती थी, इसीलिए यह पुनः प्राप्त नहीं होते थे, इसीलिए ये धीरे धीरे हट गया। दोस्तों सन 1875 में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1875 में, और इसे मीटर कन्वेंशन कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहेंगे? मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन दोस्तों 1960 में माप तोल के लिए 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें एसआई को स्वीकार किया गया था। दोस्तों इस तरह से हम लोग लगभग 38 मिनट के समथिंग में लगा है और हम लोग जो पूरा थ्योरी देख लिए हैं। अब इसी थ्योरी से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू होगा दोस्तों, हम लोग इस एमसीक्यू को देखेंगे। तो शुरू से अंत तक एमसीक्यू जरूर देखिए। पहले क्वेश्चन को देख करके उसे खुद से आंसर दीजिए, फिर आंसर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है भौतिक राशि क्या होता है? तो वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए उसे भौतिक राशि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वे एक नियत संख्या भी होगा और व्यक्त किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी एक मूल राशि है? अर्थात ऐसी राशि जो दूसरे के सहयोग से न बने, वो मूल होता है। तो मास जो है एक मूल राशि है। क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई का यूज हुआ, घनत्व में मास और वॉल्यूम का यूज हुआ, स्पीड में लेंथ और टाइम का यूज हुआ, इसीलिए द्रव्यमान जो है एक मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी है। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे निर्भर है उसे कहते हैं जो दूसरे की सहायता से उत्पन्न की जाती है। अर्थात ऑप्शन सी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, जो मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगला प्रश्न है आयतन किस प्रकार की राशि है? दोस्तों
आयतन, सबसे पहले जान लेते हैं आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल है, अर्थात यदि घन का आयतन हो तो 3 बार एल गुना एल गुना एल होता है, एल गुना एल गुना एल होता है, अर्थात एल क्यू होता है, अर्थात किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये डिराइव्ड हो गया, अर्थात व्युत्पन्न राशि हो गया। अगला प्रश्न है कौन सी पूरक राशि है, तो पूरक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो रेडियन और स्टेरेडियन होता था, अर्थात प्लेन कोण और सॉलिड कोण। तो इसमें समतल कोण जो है ये हो गया डिराइव्ड, अर्थात सॉरी डिराइव्ड नहीं, सप्लीमेंट्री, ऑप्शन बी समतल कोण इसका सही आंसर, प्लेन एंगल। अगला प्रश्न है वे राशियां जिन्हें केवल परिणाम से व्यक्त किया जाता है वे क्या कहलाएगा, तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो वह है सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो अदिश, और अदिश को ही स्केलर बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विस्थापन किस प्रकार की राशि है, तो विस्थापन कहते किसे हैं, तो एक निश्चित दिशा में जो एक निश्चित दिशा की ओर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो एक निश्चित दिशा की बात आ गई तो ये होगा सदिश, अर्थात वेक्टर। विस्थापन एक वेक्टर राशि है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, केवल मात्रक हो मिल जाए आपको तो आप किसी भौतिक राशि को माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल संख्यात्मक मान, बिल्कुल भी नहीं। मानक मात्रक और संख्यात्मक मात्रक दोनों होने चाहिए, तब भौतिक राशि का आप मापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मानक मात्रक का कौन सा गुण आवश्यक नहीं है, तो विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट, तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, हम लोग डिटेल से देखे थे। पूर्णतः परिभाषित परफेक्ट डिफिनेशन बिल्कुल होना चाहिए। आसानी से पुनः प्राप्त होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा या छोटा इसका कोई भी कंडीशन नहीं था, इसीलिए इसका आंसर कौन नहीं होना चाहिए, तो बड़ा या छोटा से ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 होती है, और 2 पूरक मात्रक भी था, 2 पूरक मात्रक, ये भी ध्यान रखेंगे, 2 पूरक मात्रक था दोस्तों। अगला प्रश्न है सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसी में लिखा हुआ सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, और सेंटीमीटर ही लंबाई हुआ तो दोस्तों लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान दोस्तों, एफ से फुट लंबाई का, पी पौंड, मास अर्थात द्रव्यमान का, एस सेकेंड का, और द्रव्यमान पूछ रहा है तो हो जाएगा पौंड, अर्थात ऑप्शन सी पौंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मीट्रिक पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों, अभी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया बहुत अच्छे से कि इसका संधि जो है कहाँ पे, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में मीट्रिक पद्धति का आविष्कार हुआ था। फ्रांस में कितने ईस्वी में मीट्रिक पद्धति का, तो इसे भी याद रखेंगे 1790 ईस्वी में मीट्रिक पद्धति का आविष्कार हुआ था, फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है पूरक मात्रक कौन से हैं, तो पूरक मात्रक जो है रेडियन और स्टेरेडियन, पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता जो एक एसआई मात्रक है, इसका ज्योति कैंडेला जो है इसका एसआई मात्रक हो जाता है। और मोल किसका था, पदार्थ के मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, केल्विन तापमान का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है परीक्षाओं में दोस्तों। 1 मीटर की परिभाषा क्या है दोस्तों, यहीं से जो प्रश्न बनता है परीक्षा में, यहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मीटर दोस्तों, मीटर जो है ये क्या होगा, ये लंबाई की माप रहा है, तो प्रकाश के निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, इसे ही बोलेंगे 1 मीटर, ये हो गया इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम क्या है, तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात इस पर आधारित है, कार्बन 12 परमाणु पर आधारित है 1 किलोग्राम की परिभाषा। अगला प्रश्न है 1 सेकंड किससे संबंधित है दोस्तों, तो सीजियम 133 के परमाणु के कंपन से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों अभी आपने ऊपर में देखा 2 कोण था, एक समतल कोण था, एक ठोस कोण था। समतल का रेडियन था दोस्तों और ठोस कोण का स्टेरेडियन था, तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया आपसे पूछा गया समतल, अर्थात पहला वाला रेडियन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियन हो जाएगा। अगला है घन कोण या ठोस कोण, एक ही चीज है दोस्तों, सॉलिड एंगल या घन कोण, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है स्टेरेडियन इसका सही जवाब है दोस्तों। स्टेरेडियन क्या है, कैसे है, इसको भी हम लोग ऊपर में बताए हैं, ऊपर जाके आप लोग लेक्चर को एक बार पुनः देख लें।
एक खगोलीय मात्रक क्या होता है दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी को ही एक खगोलीय मात्रक अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगला, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? 1 लाइट ईयर इक्वल टू, दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कितना दूरी होता है? तो एक प्रकाश वर्ष है 9.461 गुना 10⁻15 मीटर को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है ये पारसेक होता है दोस्तों। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और पारसेक किसे कहते हैं? तो एक पारसेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर एक 8 सेकंड का कोण बनाने से प्राप्त होता है दोस्तों। यह है दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक। और एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर? तो 3.08 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। 1 किलो 10⁻³ का उपसर्ग क्या है? दोस्तों यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक था। इसे प्रश्न ऐसे होगा 10⁻³ उपसर्ग क्या है, अर्थात 10⁻³ को क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलो। अगला प्रश्न देखते हैं, 10⁻9 को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीगा। 10⁻9 को बोलते हैं दोस्तों गीगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है 10⁻⁻6 को क्या बोलेंगे दोस्तों? 10 जब -6 होता है तो इसे बोलते हैं माइक्रो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 10⁻12 का क्या होगा दोस्तों? तो 10 जब -12 हो जाए तो इसे बोलते हैं पीको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 10⁻15, इसमें माइनस नहीं लगा, केवल 10⁻15 है, इसे क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पीटा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा था पार्श्वभुज क्या था। प्राचीन समय से पार्श्वभुज क्या था? ये जो है आपको वजन का एक भाग था। और कितने भाग में से एक भाग को पार्श्वभुज बोलते थे दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। तो इसे जान लीजिए कि ये 24 भाग होता था और 24 भाग में से एक भाग को पार्श्वभुज बोला जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मासा, तोला, सेर, मन किसके मात्रक थे? तो मासा, तोला और सेर और मन जो है दोस्तों ये द्रव्यमान अर्थात मास के मात्रक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मीटर कन्वेंशन कब हुआ था? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा मीटर कन्वेंशन कब, सबसे पहले तो मीटर कन्वेंशन हुआ कहाँ था? तो दोस्तों सबसे पहले 1875 ईस्वी में एक फ्रांस में हुआ था, वो अलग है दोस्तों। इसके अलावा भी एक और हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में मीटर कन्वेंशन हुआ था, ये 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वहाँ मीटर पद्धति अपनाया गया था, मीट्रिक पद्धति अपनाया गया था। तो मीट्रिक पद्धति अपनाने का जो है समय अलग है, वो है 1790 में मीट्रिक पद्धति अपनाया गया था। लेकिन मीटर कन्वेंशन जो 1875 ईस्वी में हुआ है, एक अलग क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एसआई मात्रक पद्धति को कब स्वीकार कर लिया गया? तो एसआई मात्रक पद्धति को 1960 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया। 1960 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और एसआई पद्धति को कैसे किया गया है? तो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 5.97 गुना 10⁻24 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। मीटर द्रव्यमान में कभी होगा नहीं, केजी ही होगा। पारसेक तो ये दोनों दूरी का मात्रक है, ये दोनों कट गया, केजी बचा है, तो 5 से ही होगा। 5.97 गुना 10⁻24 जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की त्रिज्या को कभी दूरी को कभी केजी में नहीं मापते हैं, इसीलिए 2 कट गया। ये मीटर हो सकता है या पारसेक हो सकता है। और त्रिज्या की बात हो रही है, त्रिज्या हमेशा मीटर में होगा, तो 6.96 गुना 10⁻8 मीटर जो है सूर्य की त्रिज्या है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान एम में नहीं हो सकता, सी में नहीं होगा, केजी में होगा। 2 ऑप्शन ही आपके पास है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है दोस्तों 9.11 गुना 10⁻31 केजी होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी जो सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो निकटतम तारा जो अल्फा सेंचुरी है ये सूर्य से 4.34 पारसेक जो ध्यान रखेंगे, ये लाइट ईयर नहीं होगा, पारसेक की दूरी पर है दोस्तों। चाल व्युत्पन्न राशि है, सही है। तो क्यों है? क्योंकि इसे प्राप्त किया जाता है दूरी बटे समय से, अर्थात दूरी और समय से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान से क्या प्राप्त होता है? तो संख्यात्मक मान से दोस्तों मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है, अर्थात मानक कितनी बार उसमें शामिल है इसका पता चलता है। मानक कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स स्टैंडर्ड। जैसे दोस्तों संख्यात्मक मान है, जैसे हम बोलते हैं 5 मीटर, अर्थात 1 मीटर गुना 5, अर्थात कितना बार 1 मीटर शामिल है? 5 बार शामिल है, इसी को बोलते हैं 5
5 मीटर। तो कितना बार शामिल है ये बताता मानक संख्यात्मक मान। दोस्तों MKS प्रणाली में समय का मात्रा क्या है, तो समय सब में सेकेंड ही था, तो इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट MCQ देखे हैं। ये 40 इंपॉर्टेंट MCQ आपके आगे के टॉपिक के लिए बेस का काम करेगा, बेस बनाएगा। इस बेस के आधार पे आप फिजिक्स पे पकड़ बना सकते हैं, साइंस पे पकड़ बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखें, इसके लिए आप एक शॉर्ट्स नोट बना लें जो आपके एग्ज़ाम के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। कम समय में इसे रिवाइज कर सकेंगे और इस रिवाइज के तौर पे लेंगे और इस रिवीजन के बाद आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपके सभी प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे। दोस्तों इस वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके आगामी सभी एग्ज़ाम, चाहे वो BPSC AEDO हो, चाहे बिहार SI हो या BSSC CGL का जो एलसो का वैकेंसी है उससे संबंधित उसको टारगेट करके ये सभी वीडियो लेक्चर बनाए जा रहे हैं, MCQ करवाए जा रहे हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्या सुधार चाहिए और कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे। धन्यवाद।